जैसे ही किसान अपनी इलाके के आसपास घूमते हुए उस अजीब से जानवर को देखता है, वह उसे शिकार करने का फैसला करता है। वह जानवर को फंसाने के लिए अपनी गाय को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। गाय जैसे ही उस जानवर को पास आता देखती है, वह खुद को बचाने के लिए बंधी हुई जंजीर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती और आखिरकार वह जानवर उसे खा जाता है। कुछ महीनों बाद नए साल की छुट्टियों के दौरान एक परिवार अपनी कार में बैठकर एक दूर दराज और सुनसान इलाके की तरफ निकलता है। वे एक ऐसी द्वीप पर जा रहे होते हैं जो अपनी खूबसूरत नेचर और शांति के लिए जानी जाती है। रास्ते में चार्लोट देखती है कि जीपीएस काम नहीं कर रहा, तो वह गाड़ी रोककर रास्ते में लोगों से पता पूछने का फैसला करती है। वह उनसे पूछती है कि जिस पते पर उन्हें जाना है वहाँ कैसे पहुँचा जाए। उसी समय परिवार को बताया जाता है कि उनका ठहरने का स्थान द्वीप के दूसरी तरफ है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तटीय रास्ते से जाएं। लेकिन मैक्स जो गाड़ी चला रहा होता है उस रास्ते पर जाने के बजाय एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। कास्पर रास्ते में पूछता है कि यहाँ रहने वाले लोग कहाँ हैं, क्योंकि काफी देर से चलने के बावजूद उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखा। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह द्वीप पूरी तरह से वीरान है। मैक्स उन्हें समझाता है कि वह उन्हें जानबूझकर एक शांत जगह लाया है ताकि वे बिना किसी शोर शराबे के नए साल की छुट्टियां मना सकें। कास्पर बोर होने लगता है क्योंकि उसे न तो कोई दुकान दिखती है और न ही कोई जगह। ऊपर से उसका मोबाइल भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता। झुंझलाहट में वह अपनी छोटी बहन से उलझने लगता है और कार में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मैक्स बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। वे सभी उतर कर देखते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जिस जानवर से टक्कर हुई थी वह भाग चुका होता है। कार पर एक अजीब सी चिपचिपी चीज लगी होती है। होसे जब देखती है कि उसके माता पिता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन सा जानवर था जिसने यह अजीब निशान छोड़ा, तो वह आसपास का इलाका देखने निकल जाती है। जब वह उन निशानों के पास पहुंचती है, तभी उसके पीछे से एक लाल रंग की कार आती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, जिससे लड़की का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तब पता चलता है कि उस आदमी का नाम मिलर है। वह इस इलाके में अजनबी लोगों को देखकर परेशान हो जाता है और मैक्स और उसकी पत्नी से कहता है कि वे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनका यहाँ होना ठीक नहीं है। आखिरकार जब परिवार उस घर में पहुँचता है जिसे उन्होंने किराए पर लिया है, तो मैक्स और चार्लोट समझ जाते हैं कि घर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तस्वीरों में दिखाया गया था। फिर भी वे खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम पैसों में बुकिंग की थी। जब परिवार नए साल की तैयारी में घर सजा रहा होता है, उसी दौरान होसे बाहर जाकर इलाके को एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। घूमते घूमते उसे बगीचे में एक जाल दिखाई देता है और कुछ ही दूरी पर एक छोड़ी हुई जरीबा नजर आती है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसे समझ आता है कि इस जगह को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस खोज से वह बहुत उत्साहित हो जाती है और दौड़कर अपने माता पिता को सब बताती है, लेकिन उसके माता पिता उस पर नाराज हो जाते हैं कि वह अकेले वहाँ चली गई थी बिना जगह को ठीक से जाने। होसे को बहुत बुरा लगता है कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुन रहे। वह अपनी साइकिल उठाती है और कहती है कि वह वापस उस जगह जाना चाहती है जहाँ उन्होंने गाड़ी से जानवर को टक्कर मारी थी, ताकि उसे ढूंढ सके। इस पर चार्लोट गुस्से में आ जाती है और उसे अपने कमरे में जाने को कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि होसे किसी मुसीबत में पड़े। लेकिन रात के समय होसे चुपचाप अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाती है और फिर से उसी जगह पहुंचती है। जैसे ही वह वहां पास आती है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जानवर घुर्रा रहा हो। वह टॉर्च जलाती है और देखती है कि वहाँ एक छोटा सा जानवर अकेला पड़ा है। उसे उस पर दया आ जाती है। वह अपनी जैकेट उतार कर उस जानवर को उसमें लपेटती है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसी वक्त वह खतरनाक जानवर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही होसे को एहसास होता है कि वह खतरे में है, वह तेजी से भागती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचने से पहले वह जरीबा के पास रुकती है ताकि उस छोटे जानवर को वहां छोड़ सके। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ उठाती है, वह देखती है कि वह छोटा जानवर भी अजीब सी चिपचिपी चीज जो उन्होंने कार के आगे देखी थी। जॉसी समझ जाती है कि यही वही क्रीचर है जिसने उस दिन उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मिलर और कैरन नोटिस करते हैं कि पक्षियों की हरकत कुछ अलग है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये पक्षी जंगल से भाग रहे हैं। मिलर जानता है कि जंगल में रहने वाला वह दानव अगर बाहर आ गया तो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपनी एक और गाय कुर्बान करेगा और उसे उस राक्षस के लिए छोड़ देगा। लेकिन जब वह उस जगह के पास पहुंचता है तो उसे कीचड़ में इंसानी पैरों के निशान दिखते हैं। वह एंड्रियास से कहता है कि वह गाय को जंगल की तरफ ले जाए, तब तक वह खुद इन पैरों के निशानों की जांच करेगा कि ये किसके हैं। इधर जॉसी अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रही होती है और बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, लेकिन चार्लोट उसकी हाथ पर लगी खरोंच देख लेती है और उसका जख्म साफ करती है। जब वह पूछती है कि यह चोट कैसे लगी, तो जॉसी कहती है कि खिड़की बंद करते समय लग गई थी। वह बड़ी चालाकी से बात को घुमा देती है और अपने माता पिता को यकीन दिला देती है। नाश्ते के बाद परिवार सजावट के लिए पेड़ लाने का प्लान बनाता है, लेकिन जॉसी बहाना बना लेती है ताकि वह साथ न जाए। जैसे ही मौका मिलता है, वह सीधे जरीबा की तरफ जाती है। अंदर जाते ही वह उस क्रीचर को देखती है जिसे उसने वहाँ छोड़ा था। वह उसे सेब फेंकती है, लेकिन क्रीचर एक कौर लेने के बाद सेब दूर फेंक देता है। तभी जॉसी समझ जाती है कि यह मांस खाने वाला जीव है। वह उसे थोड़ा सा मांस देती है और अब वह और करीब आ पाती है। वह उस छोटे क्रीचर को ध्यान से देखती है, समझने की कोशिश करती है कि वह आखिर है क्या। धीरे धीरे वह उससे जुड़ने लगती है और उसका भरोसा जीत लेती है। तभी अचानक उसका भाई आ जाता है और सब कुछ रुक जाता है। कास्पर
कास्पर अपनी बहन को बुलाने आया था ताकि वह सजावट में मदद करे, लेकिन वहाँ उस अजीब जीव को देखकर वह घबरा जाता है और जॉसी को पीछे खींच लेता है। तब जॉसी उसे पूरी सच्चाई बता देती है और उसे मनाती है कि वह माता पिता को कुछ न बताए। वह बताती है कि वह जंगल इसलिए गई थी क्योंकि वह उस जानवर को ढूंढ रही थी जिसे उन्होंने कार से टक्कर मारी थी, और जब उसने उसे घायल देखा तो उसे जरीबा में छुपा दिया। कास्पर देखता है कि उसकी बहन सच में उस क्रीचर की मदद करना चाहती है, तो वह भी राज छुपाने में उसका साथ देने का फैसला करता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं और परिवार के साथ सजावट में मदद करते हैं। इसी दौरान मिलर दूर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन कोई उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाता। बाद में जब जॉसी फिर जरीबा की तरफ जाती है तो उसे वहाँ उसका बड़ा भाई मिल जाता है, जो अचानक सामने आ जाता है। वह भी उस क्रीचर को देखना चाहता है। जॉसी जानती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह सब कुछ माता पिता को बता देगा, इसलिए वह उसे उस छोटे क्रीचर से मिलवाती है। कास्पर भी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उस छोटे जीव के जख्म का इलाज करते हैं। उधर मिलर जरीबा के पास आकर लकड़ी की दरार से सब कुछ देख लेता है। जब वह जॉसी को उस छोटे क्रीचर को पकड़े देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसे जो शक था वह सही था। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर एंड्रियास को कॉल करता है और यह पक्का करता है कि वह ठीक है। एंड्रियास मिलर के कहे मुताबिक गाय को जंगल में छोड़ देता है और वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में मिलर का फोन आता है और उसे एहसास होता है कि वह खतरे में है। तभी एंड्रियास को जंगल में रहने वाले बौनों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ते वक्त उस पर हमला हो जाता है। इस दौरान मिलर फोन पर ही होता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता है ताकि अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड्रियास को जंगल के अंदर घसीटा जा चुका होता है। मिलर दूसरी तरफ से उसका नाम पुकारता रहता है, लेकिन अचानक ऊपर से एंड्रियास का कटा हुआ सिर गिरता है और उसकी कार के बोनट पर आकर रुकता है। उसी पल मिलर को यकीन हो जाता है कि उसका दोस्त मर चुका है। सदमे में वह अपनी गाड़ी लेकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को एंड्रियास के बचे हुए अवशेष दिखाता है। उसी दिन कैरन पूरे द्वीप के लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ है। वह कहती है कि पिछले 15 सालों में यह इंसानों पर पहला और आखिरी हमला था। वह दावा करती है कि उसे पता है ऐसा क्यों हुआ, और वह वादा करती है कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि हालात फिर से पहले जैसे हो सकें। अगली सुबह जब भाई बहन अस्तबल में कीको को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस प्राणी ने रात में किसी जानवर को खा लिया है, इसलिए वह अब बिल्कुल भूखा नहीं है। जोसी जानती है कि वह एक शिकारी जीव है, फिर भी उससे नहीं डरती और उसे गोद में उठाकर उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहती है। वह बैठकर उसे बस्त्रमा खाते हुए देखती है और सोचने लगती है कि शायद द्वीप पर रहने वाले लोग बौनों को पालते हैं और उन्हें जंगल में बंद रखते हैं, लेकिन फिर वह खुद से कहती है कि उन्हें बाढ़ के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये प्रजातियां भी इंसानों की तरह आजादी से जीने का हक रखती हैं। कास्पर उसे समझाता है कि बाढ़ लोगों को इन राक्षसों से बचाने के लिए बनाई गई है। थोड़ी देर बाद जोसी घर लौटती है ताकि कीको के लिए और खाना ला सके। तभी वह देखती है कि घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और पता चलता है कि कारेन आई है। कारेन शार्लोट को अपने घर कॉफी पर बुलाती है। शार्लोट तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये नए दोस्त बनाने का अच्छा मौका है। रास्ते में वे मिलर को जंगल में भालू पकड़ने वाला जाल लगाते हुए देखते हैं। मैड इस पर हैरान होती है और पूछती है कि क्या इस इलाके में खतरनाक जानवर हैं। अगले दृश्य में कारेन मेहमानों के स्वागत के लिए खाना तैयार कर रही होती है और उसकी पोती उसकी मदद कर रही होती है। कास्पर उस लड़की की ओर आकर्षित होने लगता है। खाने के दौरान जोसी पूछती है कि जंगल के चारों ओर बाढ़ क्यों बनाई गई है। कारेन बताती है कि यह बाढ़ जंगल की रक्षा के लिए बनाई गई थी। उसके अनुसार द्वीप के लोग शांति से रहते थे जब तक कि कुछ लोग वहां नहीं आए और उन्होंने प्रकृति को नष्ट करना शुरू नहीं किया। उन्होंने पेड़ काटे, लोगों को काम पर रखा, जिनमें उसकी पोती के माता पिता भी थे। बाद में एक दर्दनाक हादसे में रसायनों से जुड़ी दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई। जहरीला कचरा उस जमीन में फैल गया जहाँ चक्की थी। तब द्वीप के लोगों ने उस इलाके को अलग थलग करने के लिए बाढ़ बना दी। ये कहानी सुनने के बाद जोसी बाथरूम जाने के लिए उठती है। रास्ते में उसकी नजर कारेन के ऑफिस पर पड़ती है और उत्सुकता में वह अंदर झांकती है। वहाँ उसे एक जार में बंद बौने की खोपड़ी मिलती है। तभी उसे कारेन की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से छिप जाती है। वह कारेन को रेडियो पर अपने पति से बात करते हुए सुनती है और समझ जाती है कि यह दावत सिर्फ उन्हें घर से बाहर निकालने का बहाना थी। उधर मिलर अस्तबल में उस बौने को ढूंढ रहा होता है। सच्चाई जानकर जोसी अपनी जैकेट उठाती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। जब शार्लोट देखती है कि उसकी बेटी बाथरूम में बहुत देर से है तो वह कास्पर से उसे देखने जाने को कहती है। लीप भी उनके साथ जाती है और अकेले में कास्पर को सलाह देती है कि वह अपने माता पिता को जल्द से जल्द द्वीप छोड़ने के लिए मनाए। वह बताती है कि जंगल के बौनों ने एक इंसान को मार दिया है। इधर जोसी अस्तबल पहुंचती है और कीको को ढूंढती है। उसे वह ट्रेलर के पीछे छिपा हुआ मिल जाता है और वह राहत की सांस लेती है। जैसे ही वह उसके पास जाने लगती है उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। अचानक मिलर सामने आ जाता है, जोसी को धक्का देता है और उस जीव को पकड़कर एक बैग में डाल लेता है। जोसी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिलर उसे किनारे धकेल देता है और बौने को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है ताकि उसे जंगल में वापस छोड़ सके।
लेकिन जोसी हार नहीं मानती। वह अपने छोटे दोस्त को बचाने का फैसला करती है और साइकिल से उसका पीछा करती है। वहां पहुंचकर उसे समझ आता है कि मिलर उस बौने को उसके परिवार के पास लौटाना चाहता है। मिलर कीको को आजाद कर देता है, दरवाजा बंद करता है और चला जाता है, इस बात से अनजान कि जोसी उसका पीछा करते हुए जंगल में छिपी हुई है। वह अपने दोस्त को दोबारा ढूंढना चाहती है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे कितना बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। वह बिल्कुल अकेली जंगल के और अंदर चली जाती है और चलते चलते उसे पुकारने लगती है। जंगल में चलते हुए लड़की को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है ताकि यकीन कर सके कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन पीछे उसे सिर्फ पेड़ ही नजर आते हैं। इधर उसी वक्त उसका परिवार घर लौट आता है। जब कास्पर वापस आता है और देखता है कि उसकी बहन घर पर नहीं है तो वह घबरा जाता है और सच्चाई अपने माता पिता को बताने का फैसला करता है। जब शार्लोट तबेले में मरे हुए जानवर को देखती है तो वह बहुत डर जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है कि कहीं उस जीव ने उस पर भी हमला न कर दिया हो। लेकिन कास्पर उसे समझाता है कि वह जीव तो अभी बस एक छोटा सा बच्चा है और वह शक जताता है कि शायद जोसी ने ही कीको की मदद की होगी और उसे वापस जंगल छोड़ आई होगी। ये सब सुनते ही माँ बाप तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे बार्ड के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ उसकी साइकिल मिलती है। उसी पल शार्लोट को शक हो जाता है कि उसकी बेटी बार्ड पार कर चुकी है। तब मैड कास्पर से कहता है कि वह कारेन के घर जाए और उससे दरवाजे की चाबी मांगे ताकि वे जंगल में जाकर जोसी को ढूंढ सकें। थोड़ी देर बाद मिलर वहां पहुंचता है और माता पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वे वहां से चले जाएं, लेकिन मैड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बार्ड पार करने पर अड़ जाता है। तभी मिलर बंदूक निकालकर उन्हें धमकाता है। जब मैड अपनी पत्नी को खतरे में देखता है तो वह मिलर से भिड़ जाता है। इसी दौरान मिलर खुद को घायल कर बैठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तब पता चलता है कि वह उसी भालू फंदे पर पैर रख बैठा था जो उसने खुद लगाया था। वह दर्द से चीखने लगता है। मैड बंदूक उठा लेता है और उसी वक्त उसकी पत्नी मिलर की जेब से चाबियां चुरा लेती हैं। इधर जब कास्पर कारेन के घर पहुंचता है तो वह उसे सारी बात बताता है और बार्ड का गेट खोलने में मदद मांगता है, लेकिन कारेन मना कर देती है। जब लिव देखती है कि उसकी दादी जोसी को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहती तो वह खुद कदम उठाती है। वह चुपके से चाबी चुरा लेती है और कास्पर को दे देती है ताकि वह अपने माता पिता के साथ बार्ड पार करके अपनी बहन को बचा सके। उधर जोसी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक वीरान सी जगह मिलती है। जैसे ही वह वहां अंदर जाती है उसे सामने एक खतरनाक जीव की परछाई दिखाई देती है। वह डर के मारे कांप जाती है और छिपने का फैसला करती है। वह एक अलमारी के अंदर घुस जाती है। जब आवाजें बंद हो जाती हैं और शोर थम जाता है तो वह बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन सामने ही एक बौना जीव आ जाता है जो उसे खाने की कोशिश करता है। जोसी किसी तरह आरी चालू कर देती है और आरी उस राक्षस का सिर काट देती है। उसी पल जोसी मौके का फायदा उठाकर भागती है, लेकिन जमीन पर पड़े पेड़ों की टहनियों में फंसकर गिर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये टहनियां हिल रही हैं और उसका डर और बढ़ जाता है। वह फिर उठकर दौड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। किस्मत से उसकी मुलाकात फिर से कीको से हो जाती है। छोटा सा जीव उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद जोसी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। माँ को देखकर वह राहत महसूस करती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन जैसे ही शार्लोट कीको को देखती है वह उसे खतरनाक जीव समझकर भगाने लगती है। जोसी उसके साथ दौड़ती है और समझाने की कोशिश करती है कि वह जीव खतरनाक नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे सुनने का मौका नहीं देती। वह बस अपनी बेटी को बचाकर वहां से निकालना चाहती है। इसी दौरान बौने जीव उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी मिलर उन राक्षसों को पास आते देखता है और दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बिजली वाली बाढ़ पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बौने किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। इस बड़ी तबाही से बचने के लिए वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है, मैड के परिवार को साथ लेता है और शार्लोट से कहता है कि वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां से दूर चली जाए। कुछ देर बाद लिव और कास्पर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाढ़ में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। वे तुरंत समझ जाते हैं कि बौने बाहर निकल चुके हैं। वे दौड़ दौड़ कर लोगों को चेतावनी देने लगते हैं। जब मिलर घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कारेन उससे कहती है कि वह मैड के साथ वापस जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके बिजली वाली बाढ़ को ठीक करना बहुत जरूरी है। कैरन और शार्लोट अब लीब और कैस्पर को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त वो दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। जब कहानी वापस लीब और कैस्पर पर आती है तो लीब महसूस करती है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वो तुरंत ध्यान भटकाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देती है ताकि बौने उसी आवाज की तरफ भागें और वो खुद कैस्पर के साथ पैदल ही घर की तरफ लौटने लगते हैं। फिर भी दोनों को शक रहता है कि कहीं वो राक्षस अब भी उनके पीछे तो नहीं आ रहे। इसी वजह से लीब रुकने का फैसला करती है और कहती है कि अब सूरज निकलने तक यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अंधेरे में उनका बौनों के सामने कोई चांस नहीं है और इस हालत में उनका सामना करना नामुमकिन है। यहीं कैस्पर को सच्चाई समझ आती है कि कैरन ने उनसे झूठ बोला था जब उसने कहा था कि उस लड़की के माता पिता एक हादसे में मरे थे, जबकि असलियत ये थी कि उन्हें बौनों ने ही मारा था। हालांकि लीब इस द्वीप की जिंदगी से नफरत करती है। भोर होते ही कैरन अपनी योजना पर काम शुरू करती
निकलती है। वो उस घर की तरफ जाती है जहाँ परिवार रुका हुआ है और मिलर और मैट इलेक्ट्रिक फेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लीब और कैस्पर के सुरक्षित होने का यकीन करने के बाद शार्लोट, कैरन और जोसी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले कैरन को एहसास हो जाता है कि वो मखलूक बहुत पास आ चुके हैं। हमले से बचने के लिए सब लोग तबेले में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। जोसी अंदर बैठकर रोने लगती है, उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। दूसरी तरफ मिलर को स्टोर रूम में एक बौना छिपा हुआ दिखाई देता है। वो मैट से कहता है कि जल्दी बाहर निकलकर गाड़ी स्टार्ट करे। जब मिलर खुद को बचाने के लिए कुल्हाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा बौना उस पर हमला कर देता है और मिलर बच नहीं पाता। मैट समझ जाता है कि मिलर अब जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो गाड़ी तेजी से लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी पत्नी को बचाने जाता है, जो खुद भी खतरे में होती है। इधर तबेले में फंसी कैरन खुद को बचाने के लिए लोहे का औजार पकड़कर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन राक्षस चालाकी से छत में सुराख कर लेते हैं। छत टूटते ही वो जोसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरन उसे बचा लेती है और औजार से उस बौने पर वार करती है। वापस घर जाने से पहले लीब पड़ोसियों के घर रुकने का फैसला करती है ताकि सबको चेतावनी दे सके कि बौने भाग चुके हैं, लेकिन वहाँ उसे खून से सनी चादरें लटकी हुई मिलती हैं। कैस्पर बगीचे से गुजरते हुए जॉन और एलिजाबेथ के शव देखता है और समझ जाता है कि वो लोग बहुत देर से पहुंचे। दूसरी तरफ जब कैरन देखती है कि राक्षस वहाँ से चले गए हैं, तो वो जोसी से पूछती है कि ये सब उसी के पीछे क्यों पड़े हैं। जोसी बताती है कि उसने गलती से इलेक्ट्रिक आरी से एक बौने को मार दिया था। तभी कैरन को समझ आता है कि सारी मुसीबत की जड़ क्या है। वो जोसी से कहती है कि अब उसे अपनी गलती सुधारने में उसकी मदद करनी होगी। काफी समझाने के बाद कैरन जोसी को गाड़ी में बैठा लेती है और तेजी से वहाँ से निकल जाती है। एलिजाबेथ को वो घर पर ही छोड़ देती है ताकि वो आगे होने वाली चीजों में न फंसे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद कैरन गाड़ी रोकती है, एक कपड़ा गीला करके जोसी के मुंह पर रखती है ताकि उसकी सांस रुक जाए। कुछ घंटों बाद जब जोसी होश में आती है तो खुद को घने जंगल में पाती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। वो देखती है कि कैरन वहीं खड़ी है और तभी उसे समझ आता है कि कैरन उसे बौनों के सामने कुर्बानी के तौर पर सौंपने आई है ताकि हमले रुक जाए और लोग न मरे। कैरन मानती है कि ये सब जोसी की वजह से शुरू हुआ, जब उसने उस छोटे बौने को उठाया और फिर एक बड़े बौने को मार डाला। इसलिए उसके हिसाब से यही एक रास्ता है जिससे बेगुनाह लोगों की जान बच सकती है। जोसी देखती है कि वो जंजीरों से बंधी हुई है और पेड़ से जकड़ी गई है। वो अपने माता पिता को आवाज देती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि कोई आने वाला नहीं है। वो रोते हुए कैरन से मिन्नत करती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन कैरन उसे गले लगाकर अलविदा कहती है। उसके मुताबिक हालात को पहले जैसा करने के लिए जोसी को खुद को बौनों के हवाले करना ही होगा। कैरन वहाँ से चली जाती है और जोसी खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। उधर मैट गाड़ी से अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। उसे उसकी पत्नी सड़क पर मिलती है और वहीं उसे पता चलता है कि उनकी बेटी को ले जाया जा चुका है। जब लीब को एहसास होता है कि हालात पूरी तरह काबू से बाहर जा चुके हैं, तो वो वापस घर लौटती है और मदद मांगने का फैसला करती है। कास्पर से वह मदद मांगती है कि दादी का पुराना रेडियो ठीक किया जाए। लड़की चाहती है कि पुलिस को कॉल किया जाए ताकि मदद आ सके और बाकी लोगों को बचाया जा सके, इससे पहले कि और लोग मारे जाएं। लेकिन रेडियो फिर भी काम नहीं करता। अचानक दोनों को स्टोर रूम से आवाज आती है और वे देखने जाते हैं। उसी पल उन्हें मिलर जरीबे से निकलता हुआ दिखता है, पूरा खून में डूबा हुआ। जब लीब देखती है कि उसका दादा अभी जिंदा है, तो वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। सबको तसल्ली हो जाती है कि मिलर जिंदा है। लड़के उसकी मदद करते हैं और इलेक्ट्रिक फेंस को ठीक करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद कास्पर अपने माता पिता को सामने देखता है। जब चार्लोट अपने बेटे को जिंदा देखती है, तो वह भी उसे गले लगाती है और उससे जोसी के बारे में पूछती है। जब मिलर को पता चलता है कि कारण जोसी को अपने साथ ले गई है, तो वह अपनी फैमिली से कहता है कि वे उसके साथ चलें ताकि लड़की को ढूंढा जा सके। कास्पर भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। उधर जोसी जमीन खोद रही होती है ताकि उस खंभे को निकाल सके जिससे वह बंधी है। तभी अचानक कीको सामने आ जाता है। कीको उसकी मदद करने लगता है और साथ साथ मिट्टी खोदता है, लेकिन जैसे ही कार की आवाज सुनाई देती है, कीको डर कर छुप जाता है। जब कास्पर अपनी बहन को जिंदा देखता है, तो वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है। मिलर जोसी की चेन खोलने में उसकी मदद करता है, लेकिन जाने से पहले कारण बंदूक लेकर वहाँ आ जाती है और बंदूक तानकर सबको धमकाती है कि लड़की को वहीं बंधा छोड़ दिया जाए। उसका पति और उसकी पोती उसकी बात नहीं मानते। जब कीको देखता है कि उसकी दोस्त खतरे में है, तो वह कारण पर झपटता है। कारण उसे फेंक देती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन कीको गोलियों से बच निकलता है। जोसी उसे भागने के लिए चिल्लाती है। इसी बीच कारण खुद ही बौनों का नया निशाना बन जाती है। अचानक एक बड़ा बौना सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। मिलर यह सब देखकर बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जोसी कार में बैठने से पहले कीको को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कीको अपने परिवार के साथ जंगल में रहने का फैसला करता है। मजबूरी में जोसी उसे वहीं छोड़ देती है। पीछे कारण को बड़े बौने पकड़ लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। भागते वक्त मिलर देखता है कि एक बौना गाड़ी से लटका हुआ है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह छत पर चढ़ जाता है और खिड़की तोड़कर लीब को पकड़ने की कोशिश करता है। कास्पर यह देखकर बंदूक पकड़ता है और खिड़की से बाहर झुककर उस बौने को करंट देता है। जब बौना लीब को छोड़ता है, तो वह फिर से शीशे पर कूदता है और उसे तोड़ने लगता है। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पेड़ से टकराने के बाद मिलर उस बौने को मारता है और सब लोग किसी तरह घर तक पैदल पहुंचते हैं। जब चार्लोट अपने बच्चों को फेंस की तरफ आते देखती है, तो वह गेट खोलने की तैयारी करती है। तभी उसे समझ आता है कि बौने उनका पीछा कर रहे हैं। सब
लोग आखिरी पल में फेंस पार कर लेते हैं और गेट बंद कर देते हैं। जब बॉने देखते हैं कि इंसान दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच चुके हैं तो वे वापस लौट जाते हैं। जोसी दौड़कर अपनी मां को गले लगाती है। मिलर फ्लेयर गन चलाकर मदद का सिग्नल देता है। कुछ घंटों बाद मैट और उसका परिवार जहाज पर बैठकर द्वीप छोड़ देते हैं, उस द्वीप को पूरी तरह बर्बाद हालत में छोड़कर। जाने से पहले कास्पर लीब को अलविदा कहता है। लीब ने फैसला किया होता है कि वह द्वीप पर ही रहेगी और अपने दादा की मदद करेगी ताकि उन्होंने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक किया जा सके। लेकिन उसका दादा नहीं चाहता कि वह अपनी जिंदगी इस जगह पर बर्बाद करे और यहीं कैद रह जाए, इसीलिए मिलर उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लीब इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया देखने निकल पड़ती है। जहाज के दूर जाते वक्त जोसी द्वीप को देखती रहती है और कीको को छोड़ आने का गहरा अफसोस करती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कीको उससे कहीं ज्यादा पास है जितना वह सोच रही थी, क्योंकि अचानक कीको गाड़ी से लटका हुआ दिखाई देता है। वह भी उनके साथ सफर पर निकल चुका होता है। और यहीं हमारी आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए